हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इरिगेशन किसे कहते हैं, इरिगेशन के क्या एडवांटेज होते हैं, किन किन फैक्टरों पे इरिगेशन डिपेंड करता है, इरिगेशन सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और इसके साथ साथ वाटर एगमेंटेशन क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं इरिगेशन किसे कहते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, फसल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वे मिट्टी से वाटर प्राप्त करते हैं और मिट्टी रेन से, बारिश से जो है कि वे पानी प्राप्त करता है। कभी कभी आप देखते होंगे, या तो हमेशा ऐसा होता है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कि रेन, बारिश अवेलेबल नहीं होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वे फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पाती है। तो जो फसल होते हैं उनको जो एक्स्ट्रा वाटर चाहिए होता है, वे कैसे मिलता है, तो इरिगेशन के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इरिगेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्रॉप प्लांट्स को, फसल को जो है कि पानी सप्लाई किया जाता है कैनाल्स के द्वारा, वेल्स के द्वारा, रिजर्वायर्स के द्वारा या तो ट्यूबवेल्स के द्वारा। आ गया समझ में? तो आप यहाँ से याद रखिए कि इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं सिंचाई। सिंचाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फसल को पानी दिया जाता है। ठीक है, कैनाल्स के द्वारा, वेल्स के द्वारा, रिजर्वायर्स के द्वारा या तो ट्यूबवेल्स के द्वारा। ठीक है, और ये जो कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वायर्स या ट्यूबवेल्स हैं, ये इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, ये सिंचाई के जो है कि तकनीक है, इन्हीं की मदद से जो है कि सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे हम इनके बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। देखिए, हमारे देश में 12 मेजर रिवर बेसिन से 12 बड़े बड़े जो है कि नदियाँ हैं और 8 जो है कंपोजिट रिवर बेसिन्स हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये जो नदियाँ होती हैं उनसे भी सिंचाई की जाती है। इसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर होता है वे भी जो है कि इनसे भी सिंचाई होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने भी क्रॉप्ड एरिया का मतलब आप समझ लीजिए कि जहाँ पे फसल बोए जाते हैं, वे क्षेत्र जहाँ पे फसल उगाए जाते हैं, तो क्रॉप्ड एरिया का लगभग 55%, 55% जो है वे इरिगेशन होता है, मतलब उनका सिंचाई होता है। उसमें भी 25% ऐसे होते हैं जो पार्टली इरिगेट होते हैं, मतलब कि वे अधूरी सिंचाई होती है, और लगभग बस 30% ही जो है कि पूरी अच्छी तरीके से सिंचाई होती है। अब भाई 50% इरिगेट हो रहा है, लेकिन 45% ऐसे क्रॉप्ड एरिया होते हैं जो अनइरिगेटेड होते हैं, जहाँ पे सिंचाई नहीं होती है। ठीक है, और इस प्रकार की जो खेती होती है जो सिर्फ बारिश पे ही निर्भर होती है, तो वैसी खेती को कहते हैं, ऐसी कृषि को हम कहते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कह सकते हैं बरसाती कृषि या तो बरसाती खेती। मतलब इसमें क्या होता है रेन फेड एग्रीकल्चर में, कि ये ऐसी खेती होती है जो बारिश पे डिपेंड होती है। अगर बारिश होगी तो फसल ग्रो करेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं ग्रो करेगा। और आप सोच सकते हैं कि रेन फेड एग्रीकल्चर तभी सफल होगा जब टाइम टू टाइम बारिश हो, पर्याप्त मात्रा में बारिश हो। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती है, पानी की कमी पड़ सकती है, इसके कारण सूखा हो जाता है, जिसे ड्रॉट बोलते हैं। और जो ड्रॉट प्रॉन एरियाज होते हैं, मतलब जो सूखे क्षेत्र होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है वे बालू ज़्यादा उसमें पाया जाता है, लाइट सॉइल, हल्के मिट्टी हो जाती है, उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसके कारण, बालू की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसमें पानी को धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, पानी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है, मिट्टी में नमी बन नहीं पाती है, जिसके कारण जो है कि फसल जो है अच्छी से ग्रो नहीं करते हैं। अगर ख़राब मानसून होता है या तो समय समय से बारिश नहीं होती है पर्याप्त मात्रा में, तो फसल जो होते हैं वे खराब हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये बात बता दें, इन सारे चीज़ों को मतलब सूखे कंडीशन में भी फसल को ग्रो कराया जा सके, इसलिए जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसी क्रॉप वैरायटी डेवलप की है जो आसानी से जो ड्रॉट कंडीशन, सूखे क्षेत्रों में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? फिर भी जो नॉर्मल हमारी जो फसल हैं वे जो है कि ड्रॉट कंडीशन में नहीं उग पाते हैं, और इन सारी चीज़ों को, ड्रॉट कंडीशन, सूखे क्षेत्रों को इरिगेशन की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है।
अब थोड़ा चलिए हम समझते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में। वाटर मैनेजमेंट को हिंदी में कहेंगे जल प्रबंधन। जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट को हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, वाटर मैनेजमेंट का मतलब हो गया फसल को पानी की व्यवस्था करना, उसको पानी देना ही कहलाता है वाटर मैनेजमेंट, और वे भी बिना सॉइल एरेशन। सॉइल एरेशन का मतलब क्या है? तो सॉइल एरेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉइल पोर्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, आप जानते हैं कि मिट्टी में जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच में जो स्पेस होता है जिसमें एयर ट्रैप होते हैं, ठीक है, वे उनका और एटमॉस्फेयर में जो है कि एक ऑक्सीजन और कार्बन डाई का एक्सचेंज हो सके। सिंपल सी बात है कि सॉइल एरेशन का मतलब हुआ कि सॉइल एरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉइल पोर्स स्पेस और एटमॉस्फेयर में रैपिड एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो उसको बिना नुकसान पहुंचाए, या तो वाटर टेबल चेंज ना हो, या तो जो है मिट्टी की लवणता जो है कि कम ना हो, इन सारे चीज़ों को अगर कंट्रोल करके अगर हम फसल को जो है कि पानी सप्लाई करते हैं तो वे प्रोसेस कहलाता है वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। आप सिंपली इसको अपने गांव में भी समझ सकते हैं। देखिए, जल प्रबंधन का मतलब ये है कि जल मतलब फसल जो होते हैं उनको जल देना। अब जल देना है, पानी देना है, लेकिन पानी कैसे देना है? पानी ऐसे देना है कि जो हमारी मिट्टी की लवणता है वे बनी रहे, सॉइल एरेशन भी बना रहे, वाटर टेबल जो ज़मीन में ये जल की लेवल होती है वे घटे बढ़े ना, ठीक है, तो बढ़ जाए, ठीक है भाई, घटे ना, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये वाटर मैनेजमेंट हो गया। चलिए, तो अब हम समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन के बारे में। चलिए तो आते हैं इरिगेशन की मतलब सिंचाई की क्या क्या लाभ हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, जो जब हम फसल को इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं फ्रेश वाटर से, तो जैसे ही हम मान लीजिए कि ताज़े पानी से मतलब फ्रेश वाटर से फसल को सिंचाई करते हैं, इरिगेट करते हैं, तो फसल को दो चीज़ें मिल जाती है आसानी से। सबसे पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, और ये दोनों जो हैं काफ़ी जो है कि मात्रा में मतलब इनको ज़्यादा आवश्यक होते हैं पौधों को, ठीक है, फसल को। आप सभी जानते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होते हैं फसल को काफ़ी आवश्यक होते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि ये वाटर जो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों पौधों को विकसित करने में मतलब बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फसल होते हैं उनको इरिगेशन करने से पर्याप्त मात्रा में जो है कि नमी बनी रहती है मिट्टी में, जिससे क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वे आसानी से जो है कि जर्मिनेट कर पाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ड्राई सॉइल है तो उसमें जो है कि सीड्स जो होते हैं वे जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात ये होगी कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो मिट्टी में हम सीड्स को उगाते हैं वे जर्मिनेट कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं फसल में तो मिट्टी में जब वाटर पहुंचता है तो वाटर जो है कि नमी मॉइस्चर देता है, और मॉइस्चर के कारण जो है कि सीड्स जो है कि जर्मिनेट कर पाते हैं, जबकि ड्राई सॉइल में जो है कि जो सीड्स होते हैं वे जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। चलिए तो तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट है, देखिए, जब हम फसल को सिंचाई करते हैं मतलब पानी देते हैं तो फसल तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसके साथ साथ जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं लंबे होते हैं, ताकि ज़मीन तक जो है कि आसानी से मतलब उनकी पकड़ बनी रहती है। इससे मान लीजिए कि फसल ख़राब नहीं होते हैं, और जो है कि मान लीजिए कि जब कुछ ख़राब मौसम होता है तो उस समय जो है कि पौधे जो है कि वे गिरते नहीं हैं, मतलब टूटते भी नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी पकड़ जो है मिट्टी से मजबूत हो जाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा, देखिए, सिंचाई जो है काफ़ी आवश्यक है। इससे क्या होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं फसलों को तो उनमें बहुत सारे ब्रांच निकल आते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, आप सोच सकते हैं कि अगर कोई पौधा है, अगर आप उसको डेली पानी दे रहे हैं मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी उसको मिल रहा है, तो उसमें कई सारी ब्रांचेज निकल जाते हैं, और जितने ही ज़्यादा ब्रांच होंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतने ही फ्रूट्स ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, एक अच्छा फसल जो है कि आपको एक अच्छी पैदावार मिलती है, ठीक है।
और एक लास्ट पॉइंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब हम सिंचाई करते हैं तो पौधों को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होती है वे मिट्टी से आसानी से प्राप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं, वाटर देते हैं पौधों को, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वे घुल जाते हैं वाटर के साथ और रूट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और साथ साथ जो है कि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं। इससे पौधे तेज़ी से ग्रो कर पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इरिगेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर एडवांटेज भी हैं, चलिए इनको समझते हैं। इरिगेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं नेचुरल रेन के कंपेयर में। देखिए, जो प्राकृतिक बारिश होती है उसके कंपेयर में जो इरिगेशन होता है उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे पहला देखते हैं कि जब इरिगेशन के द्वारा जो वाटर सप्लाई किए जाते हैं वे तो पहले रेगुलर होते हैं और साथ साथ रिलायबल होते हैं। मतलब हमको जब मन करेगा फसल में पानी देने का, जब हमको ज़रूरी पड़ेगा फसल में पानी सप्लाई करने के लिए, तो हम आसानी से जो है कि पानी को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रेनफॉल जो बारिश होती है वे मौसमी होती है, जब मौसम आएगा तभी बारिश होगा, वे भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब जो है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जैसे आप देखते हैं गाँव में जो रेन फेड एग्रीकल्चर होता है, जो बरसाती खेती होती है, तो वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था होती नहीं है, बारिश पे डिपेंड होते हैं। तो बारिश एक तो भाई सीजनल है, वे मौसमी है, जब बारिश का मौसम आएगा तभी बारिश होगी। अनप्रेडिक्टेबल है, कब बारिश होगी ये भी नहीं पता चलेगा। लेकिन भाई इरिगेशन जो है इसका सबसे बढ़िया यही फ़ायदा है कि ये रेगुलर और रिलायबल होते हैं। ठीक है, जब हमारा आवश्यकता पड़ेगा तब हम फसल को पानी दे सकते हैं और साथ साथ ये रेगुलर है, जब हमारा ज़रूरी पड़ेगा तब हम कर सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन के द्वारा जो हम वाटर सप्लाई करते हैं नदियों के द्वारा, जैसे देखते हैं कि कई सारे चीज़ों से कैनाल्स के द्वारा, वेल्स के द्वारा, रिवर्स के द्वारा भी जो है कि इरिगेशन किया जाता है। तो नदियों के द्वारा जो इरिगेशन किया जाता है ये क्या करते हैं कि उसमें आप देखते होंगे रिवर्स जो होते हैं वे सिल्ट कैरी करते हैं और वे क्या करते हैं मिट्टी में जो है कि वे ऐड कर देते हैं सिल्ट को। अब इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और एक अच्छा जो है कि फसल उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम नदियों के द्वारा सिंचाई करते हैं अपने फसलों को, तो इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और जो फसल होता है भी काफ़ी अच्छी ग्रो करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि इरिगेशन से क्या होता है कि हम आसानी से जो है कि हर साल जो है कि अच्छा से फसल का उत्पादन कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। जो रेन फेड एग्रीकल्चर होता है वे सिर्फ रैनी सीजन में ही ऐसा कर सकते हैं, रैनी सीजन में ही अच्छे फसल ग्रो करा सकते हैं। लेकिन इरिगेशन से ऐसा नहीं है, केवल रैनी सीजन में ही नहीं बल्कि पूरे साल जो है कि हम अच्छी खेती कर सकते हैं सिंचाई के द्वारा। तो ये सबसे बड़ा इरिगेशन का फ़ायदा है। ठीक है, फोर्थ ये है कि जैसे डिज़र्ट एरिया में आप देखते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहाँ पे बालू होता है, वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लगातार जो है कि इरिगेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो मिट्टी होती है उसकी सैलिनिटी, मिट्टी की जो सैलिनिटी होती है, लवणता होती है, वे धीरे धीरे कम होने लगती है और फसल जो है कि अच्छी ग्रो करने लगती है। अगर मान लीजिए कि आप पर्याप्त मात्रा में जो है कि वाटर नहीं मिलता है जहाँ पे मिट्टी को, तो वहाँ सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि फसल जो है कि सही ग्रो नहीं कर पाती है। तो इसलिए अगर मान लीजिए डिजर्ट एरिया में इरिगेशन होती है, कांस्टेंट जो है कि वहाँ पे इरिगेशन हो रहा है, तो मिट्टी क्या होता है कि वहाँ पे जो सैलिनिटी होती है मिट्टी की वे धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, जैसे आप देखे होंगे कि जो डैम्स बनते हैं वे क्या करते हैं, डैम्स की मदद से जो है कि इरिगेशन ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ में ये फ़ायदा होता है। जो डैम्स बनाए जाते हैं इरिगेशन में भी मदद करते हैं, साथ साथ बिजली भी उत्पादन होती है। ठीक है, और ये फ्लड्स को, बाढ़ को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये कुछ इरिगेशन के फ़ायदे थे, अदर एडवांटेज थे। ठीक है ना, चलिए अब हम समझते हैं इरिगेशन जो होते हैं किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए, इरिगेशन जो होता है वे दो फैक्टरों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है कि क्रॉप प्लांट के नेचर पे, मतलब जो फसल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दूसरा है सॉइल के नेचर पे। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, तो हम समझेंगे एक एक करके दोनों को। सबसे पहले तो ऐसी इरिगेशन जो क्रॉप प्लांट्स
प्लांट्स के नेचर पे डिपेंड करता है, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग जो है कि पानी की आवश्यकता होती है उनके ग्रोथ के अकॉर्डिंग, या तो मैच्योरेशन जब वे पकने लगते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल हम लेकर बताते हैं। जैसे आप देखते हैं धान जो होते हैं उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि अगर गेहूं को देखें, चना को देखें, कॉटन को देखें तो उनको कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग जो है कि पानी की मात्रा चाहिए, ठीक है ना। और ये भी बात है कि समय समय से जो है कि पानी की आवश्यकता होती है। किसी को फ्लावरिंग स्टेज में ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को छोटे जैसे ही पहले अभी ग्रो कराने वाले हैं तभी ज़्यादा चाहिए। कई प्रकार के फसल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती हैं। दूसरा है सॉइल बेस्ड इरिगेशन। सॉइल बेस्ड इरिगेशन में क्या होता है कि मिट्टी का नेचर, जो जहाँ पे फसल उगाया जा रहा है तो उसकी मिट्टी के नेचर के हिसाब से जो है कि इरिगेशन किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल आप जानते हैं कि उसमें जो है कि वाटर रिटेन, पानी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, तो वहाँ पे इरिगेशन ज़्यादा जो है कि आवश्यक होती है, सिंचाई की मात्रा ज़्यादा वहाँ पे चाहिए। जैसे क्ले सॉइल है तो उसको जो है कि वहाँ की जो फसल होगी उसको पानी की आवश्यकता उतना नहीं होगी, कम पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो क्ले वाले होते हैं वे पानी को जो है कि रिटेन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, पानी जो है कि ज़्यादा देर तक धारण कर सकते हैं, ठीक है, उसमें नमी बनी रहती है। ये सारी बातें हैं। तो हमने समझा इरिगेशन जो होते हैं दो फैक्टरों पे डिपेंड करते हैं, एक तो क्रॉप प्लांट के नेचर पे और दूसरा सॉइल के नेचर पे। तो इन दोनों के आधार पे हमने दो प्रकार की इरिगेशन समझी, एक क्रॉप बेस्ड इरिगेशन और दूसरा सॉइल बेस्ड इरिगेशन। चलिए तो अब हम समझते हैं इरिगेशन सिस्टम के बारे में। इरिगेशन सिस्टम कितने टाइप्स के हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। इरिगेशन सिस्टम कई टाइप्स के होते हैं। हम इस वीडियो में 6 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टाइप है कैनाल सिस्टम। देखिए कैनाल सिस्टम को हिंदी में कहते हैं नहर प्रणाली। आप देख सकते हैं ये इस फिगर में ये नहर है। कैनाल सिस्टम जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं। तो जो मैन मेड कैनाल्स होते हैं वे एक या तो दो रिजर्वायर से जो है कि वाटर प्राप्त करते हैं। रिजर्वायर को हिंदी में कहते हैं जलाशय। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैनाल सिस्टम होता है, जो ह्यूमन मेड कैनाल होते हैं, ये एक या दो रिजर्वायर से जो है कि वाटर प्राप्त करते हैं या तो नदियों से जो है कि वाटर प्राप्त करते हैं। देखिए ये जो इरिगेशन सिस्टम है ये काफ़ी विस्तृत और बड़ा होते हैं। तो इसलिए जो मेन कैनाल होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे छोटे ब्रांच कैनाल में डिवाइड कर दिया जाता है, और ब्रांच कैनाल को डिवाइड करके छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज या तो फील्ड चैनल बना दिया जाता है, ठीक है ना। इसको आप ये स्क्रीन पे इसको समझ सकते हैं। देखिए ये कैनाल है और इस कैनाल को, मेन कैनाल को डिवाइड किया गया है ब्रांच कैनाल में, और फिर इस ब्रांच कैनाल को छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड किया गया या तो बोले तो फील्ड चैनल में। और ये जो फील्ड चैनल होते हैं ये एक खेत या तो कई सारे खेतों को जो है कि ग्रुप ऑफ फील्ड्स को जो है कि वाटर सप्लाई करते हैं। और इस इरिगेशन में क्या होता है, रोटेशन सिस्टम को भी फॉलो किया जाता है। रोटेशन सिस्टम को वाटर बंधी भी कहते हैं या तो इंटरमिटेंट वाटर डिलीवरी मेथड भी कहते हैं। ये जो होते हैं ये सिस्टम कैनाल सिस्टम के द्वारा जो है कि सभी खेतों को जो है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कि सिंचाई हो जाती है, सबको पर्याप्त मात्रा में वाटर जो है कि सप्लाई हो जाती है। जब मान लीजिए कि वाटर सप्लाई जो है कि कम होती है तो प्रत्येक फील्ड को या तो ग्रुप ऑफ फील्ड को जो है कि रोटेशन प्रक्रिया के द्वारा, रोटेशन के द्वारा जो है कि सभी को वाटर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो दूसरा हम सिस्टम को पढ़ते हैं, और दूसरा इरिगेशन सिस्टम है टैंक्स। आप ये फिगर में देख सकते हैं ये टैंक्स हैं। तो टैंक्स जो होते हैं स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर होते हैं, मतलब ये जो होते हैं छोटे से जलाशय होते हैं जहाँ पे जल को इकट्ठा किया जाता है। और ये क्या होते हैं कि जो आसपास के खेत होते हैं
उसमें जो है कि इनको सिंचाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे ढलान होते हैं, स्लोप होता है, ठीक है ना। वहाँ पे बारिश का पानी या तो अगल बगल के जो पानी होते हैं वे आके उसमें इकट्ठा होते रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसमें से पानी को निकाल के सिंचाई किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे क्या होता है कि जो पीछे के खेत होते हैं तो वहाँ पे जो है कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुँच पाता है, जबकि जो आगे के खेत होते हैं टॉप वाले उनमें ज़्यादा जो है कि एक्सेस यूज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम तीसरा इरिगेशन सिस्टम को पढ़ते हैं और तीसरा इरिगेशन सिस्टम है वेल्स। आपने वेल्स को देखा होगा, कुआं को। तो दो प्रकार के वेल्स होते हैं, एक होता है डग वेल्स और एक होता है ट्यूब वेल्स। ये आप देख सकते हैं, ये डग वेल्स हैं और ये ट्यूब वेल्स हैं। आपने डग वेल्स को जरूर देखा होगा, नहीं देखे हैं तो आप ये देख सकते हैं। इसके माध्यम से जो है कि प्राचीन समय में जो है कि खेतों में जो है कि सिंचाई किया जाता था, ठीक है ना, बुलॉक ऑपरेटेड डिवाइस के द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं, ये बुलॉक ऑपरेटेड डिवाइस है। इसकी मदद से जो है कि कुएं से पानी निकाल कर, और भी प्राचीन तरीके थे, ठीक है ना, तो उनके द्वारा जो है कि सिंचाई किया जाता था खेतों में, ठीक है। और इस समय जो आप तकनीक देखते ही हैं कि ट्यूबवेल्स के द्वारा किस प्रकार जो है कि सिंचाई किया जाता है। ट्यूबवेल्स जो होते हैं डीजल या तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलते हैं और इनकी मदद से जो है कि खेतों में सिंचाई होती है। और आज इस समय आप देखते ही हैं कि आज हर जगह जो है कि ट्यूबवेल्स का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो अब हम समझते हैं फोर्थ इरिगेशन सिस्टम के बारे में। और फोर्थ हमारा इरिगेशन सिस्टम का नाम है रिवर लिफ्ट सिस्टम। चलिए तो इसको समझते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम ऐसी जगहों पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे कैनाल्स जो है कि नहर जो है कि नहीं बहते हैं, या तो ऐसी जगह जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में इरेगुलर जो है कि वाटर रिलीज होते हैं, मतलब पर्याप्त मात्रा में जहाँ पे पानी जो है कि नहीं मिलता है, वहाँ पे रिवर लिफ्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि नदियों से पानी को डायरेक्ट जो है कि खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। पंप्स की सहायता से जो है कि अधिकतर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम जो है सिंपली आप याद रखिए कि रिवर लिफ्ट सिस्टम जो है कि ऐसी जगहों पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे कैनाल्स जो है कि नहीं होते हैं, या तो वहाँ पे जो है कि पर्याप्त मात्रा में इरेगुलर या तो हम बोले कि वाटर सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ऐसी जगहों पे रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज किए जाते हैं और इसमें नदियों से डायरेक्ट जो है कि इरिगेशन के लिए पानी यूज किया जाता है पंप्स की सहायता से, ठीक है। अगला हमारा है फिफ्थ रिवर वैली सिस्टम। आप जानते होंगे, ये आप देख सकते हैं, ये वैली है। और वैली भाई आप जानते हैं कि वैली किससे बनते हैं, तो नदियों के द्वारा ही वैली बनते हैं। और वैली में क्या होता है कि जैसे बारिश होती है तो वैली में जो है कि वाटर कलेक्ट हो जाते हैं और इनको जो है कि यूज किया जाता है एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए, ठीक है ना। तो इनसे जो है कि सिंचाई की जाती है। अधिकतर कर्नाटक केरल में आप देखे होंगे वैली जो होते हैं ये वेस्टर्न घाट में जो है कि स्थित हैं, ये कर्नाटक और केरल। तो इन जगहों पे जो है कि वैली होते हैं, पतले पतले जो है कि स्टीप एंड नैरो जो है कि वैलीज होती हैं। और जब बारिश का मौसम आता है तो इसमें जो है कि वैलीज में वाटर कलेक्ट हो जाते हैं और जो है कि ये इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है जैसे कि कोकोनट हो गए, एरेका नट जिसे सुपारी बोलते हैं, याद रखिएगा एरेका नट मतलब होता है सुपारी, कॉफ़ी, रबर, टैपियोका, इन सब का जो कि खेती वहाँ पे किया जाता है। तो आपने समझा रिवर वैली सिस्टम के बारे में। देखिए रिवर लिफ्ट सिस्टम और रिवर वैली सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, ये ऐसी जगह इस सिस्टम को यूज किया जाता है जहाँ पे कैनाल इनसफिशियंट होते हैं या तो इरेगुलर जो है कि वाटर रिलीज होते हैं, ठीक है ना। ऐसी जगहों पे रिवर लिफ्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। जबकि रिवर वैली सिस्टम में वैली जहाँ होते हैं वहाँ पे ये सिस्टम को अपनाया जाता है। रिवर लिफ्ट सिस्टम में जो है कि रिवर्स के जो पानी होते हैं उसको डायरेक्ट जो है कि इरिगेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि रिवर वैली सिस्टम में वैलीज में जो वाटर कलेक्ट हो जाते हैं रेन के का बारिश होने के कारण, तो उसको जो है कि इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम समझते हैं हमारा छठवां जो सिस्टम है वे है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। आप सभी ने देखा होगा ड्रिप सिस्टम किसे कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या होता है। देखिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि पाइप्स जो खेत होते हैं ना उसमें पाइप्स बिछी होती हैं और उसमें जो है कि पानी
बूंद बूंद करके गिरता है और पौधे की जड़ों से वे अटैच होते हैं और उसी में जो है कि बूंद बूंद करके पानी जाता है और इस प्रकार जो है कि पौधे सींचे जाते हैं, इरिगेशन वहाँ पे होती है। आप ये फिगर में देख सकते हैं, इस प्रकार जो है कि ड्रिप इरिगेशन की जाती है। आप ये देख सकते हैं, इसमें ये जहाँ पे पौधे उगाए गए हैं उसके बगल में ही ये पाइप गई हुई है और इस पाइप में से पानी निकल रहा है और पौधे के जड़ में जा रहा है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है कि एक जो है कि स्प्रेइंग वाटर जो है कि पाइप से जो है कि स्प्रेइंग होता है, वाटर जो है कि स्प्रे होता है चारों तरफ, ठीक है। और इससे क्या होता है कि पानी भी बचत होती है और खेती भी काफ़ी अच्छी हो पाती है, ठीक है ना। तो अधिकतर आपको ये जो मेथड हैं यूएसए में आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है ना। तो अधिकतर देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है ये हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारत में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और जबकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में देखने को मिल सकते हैं। देखिए एक और इरिगेशन होता है फर्टिगेशन। इसमें क्या होता है कि इरिगेशन जो ड्रिप इरिगेशन आपको अभी होता है ना, तो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से जो है कि उसमें फर्टिलाइजर डाल दिए जाते हैं, जिससे आसानी से जो है कि इरिगेशन के साथ साथ जो है कि फर्टिलाइजर भी प्लांट्स को, फसल को मिल जाते हैं। और इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि जो है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है ना। तो ये फर्टिगेशन कहलाता है। चलिए तो अब हम समझते हैं वाटर ऑगमेंटेशन के बारे में कि वाटर ऑगमेंटेशन क्या होता है। वाटर एगमेंटेशन का मतलब होता है जल में वृद्धि। अब भाई आप जानते हैं जैसे सिंचाई के लिए हमको जल की आवश्यकता होती है, लेकिन आप देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं वे कभी कम हो जाते हैं, जब बारिश होती है तो वाटर टेबल बढ़ जाता है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी होने के लिए, सिंचाई के लिए वाटर अवेलेबल हो, इसके लिए हमको ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये हम दो तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो आप पहले से ही पढ़ते आए हैं। इसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर होते हैं उनको वेस्ट नहीं होने दिया जाता है। आप ये फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में क्या हो रहा है कि जब बारिश होती है तो छत पे सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और वे सारा पानी जो है कि पाइप के थ्रू जो है कि अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन में चला जाता है और ज़मीन में जाके या तो वहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है या तो वे अंदर चले जाते हैं पानी में और जो है कि वाटर टेबल को बढ़ा देते हैं। या तो क्या किया जाता है कि जो पानी स्टोर होता है उसको निकाल के जो है कि खेती की जाती है, मतलब उसमें से जो ग्राउंड वाटर स्टोर करके रखा जाता है उसको जो है कि फिर से जो है कि इरिगेशन के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा है वाटर शेड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप देखते हैं कि रेन वाटर फ्लो कर जाते हैं, इधर उधर वेस्ट हो जाते हैं, तो चेक डैम्स मतलब डैम्स बनाने से क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है एक जगह इकट्ठा होता है, सॉइल इरोजन भी नहीं होता है और साथ साथ ज़रूरत पड़ने पे जो है कि इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई भी कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो ऐसे मेथड हैं जिससे हम जल की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या तो बोले तो वाटर टेबल को इंक्रीज कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। सबसे पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरा वाटर शेड मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे नए हैं, अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर हमारी सारी वीडियो जो अवेलेबल हैं। नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप नोट्स प्राप्त कर लें। तो अगली वीडियो मिलते हैं। अगली वीडियो में हमारा टॉपिक होगा क्रॉपिंग पैटर्न। तो वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो में मिल सके हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।